हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योत्सना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है एम्फाइसीमा। तो सीओपीडी जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, उसमें दो डिसऑर्डर्स हमने इंक्लूड किए हैं। एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एक है एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एम्फाइसीमा के बारे में हम डील कर रहे हैं। एम्फाइसीमा भी एक क्रॉनिक लंग कंडीशन है जब जो एल्विलाई होता है, बिल्कुल जो एंड ब्रोंकस वगैरह डिवाइड होके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होके एंड में जब वो ग्रेप लाइक या अंगूर जैसे गुच्छे जैसे बना लेते हैं जहाँ पे एयर ट्रैप होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। ये एल्विलाई किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं? एल्विलाई के पास ऑक्सीजन होता है, जो ब्लड वेसल उसके पास से गुजरते हैं, उनके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई ले लेते हैं और बदले में एल्विलाई ऑक्सीजन ब्लड में दे देते हैं और इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं एल्विलाई। ओके, किसी कारणवश अगर ये एल्विलाई जो हैं ये बहुत ज़्यादा अगर डायलेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा अगर बिल्कुल डायलेटेड रह जाएं और फिर वापस कभी कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो, तो परमानेंट डायलेशन जो होता है या परमानेंट एक्सटेंशन जो हो जाता है उस एल्विलाई का, उस कंडीशन को हम कहते हैं एम्फाइसीमा। आपको याद होगा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमने कहा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कुछ क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी आना, स्पूटम का प्रोडक्शन होना, तो वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं एम्फाइसीमा में कि एम्फाइसीमा क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, एम्फाइसीमा एक स्ट्रक्चरल अबनॉर्मैलिटी है, एल्विलाई का स्ट्रक्चर बिगड़ जाना। तो दोनों ही जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग बेसिस की हैं, एक क्लिनिकल फीचर पे है, एक स्ट्रक्चरल पे है, लेकिन इनके अलावा जो इनके होने के कारण हैं, इनके लक्षण हैं, वो ऑलमोस्ट सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए उन्हें हम एक उसमें कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम सीओपीडी कह रहे हैं। ओके, सो ये था एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा कैसे होता है? एम्फाइसीमा होने के सेम रीजंस हैं जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के हैं। जैसे सबसे पहला है स्मोकिंग। सीओपीडी का सबसे बड़ा रीज़न स्मोकिंग होता है। स्मोकिंग के अलावा कोई एलर्जिक चीज़ें या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से नॉर्मली इरिटेशन हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लंग्स में, जैसे धूल, डस्ट जिसको हम कहते हैं, या पोल्यूशन, या फिर पेंट के फ्यूम्स, या कोयले या आग से निकलने वाले फ्यूम्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो इरिटेट करती हैं, जो हेयर में स्प्रेस किए जाते हैं, जो कॉस्मेटिक्स यूज़ किए जाते हैं, उन सबके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स से आने वाले स्मेल जो होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस एक कारण हो सकता है, कोई और लंग डिसऑर्डर भी एक कारण हो सकता है जैसे निमोनिया वगैरह, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सीओपीडी डेवलप हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो एम्फाइसीमा है उसमें क्या एक कंडीशन डेवलप हो जाती है कि ये जो एल्विलाई है ये जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंट हो गए हैं, और हम जानते हैं कि सीओपीडी वापस रिवर्स नहीं होता है, ये परमानेंट डैमेज है, तो ये जो एल्विलाई जो छोटे छोटे गुच्छे जैसे हैं वो बहुत बड़े रूप से एक्सटेंट हो जाते हैं, और ये एक्सटेंट परमानेंटली हो जाते हैं तो वापस ये कभी सिकुड़ेंगे नहीं। जब ये सिकुड़ेंगे नहीं तो इनके अंदर जो एयर फंसा हुआ है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो इनहेल्ड एयर की जो मात्रा होती है ऐसे व्यक्तियों के लंग्स में, वो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्सेल करने में, मतलब ब्रीथ आउट करने में जो एयर की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब ये सिकुड़ेंगे नहीं तो ये एयर बाहर नहीं देंगे, लेकिन जब ब्रीथ इन वाला सिचुएशन आता है तब इनके अंदर एयर भर जाते हैं। ओके, तो इसी कारणों से रिलेटेड हम ये देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसके लक्षण भी ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा खांसी आना, स्पूटम का प्रोडक्शन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन सा लगना, वेट लॉस हो जाना। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऐसे में वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत वीकनेस फील होती है। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में नहीं देखा है, वो है बैरल चेस्ट। बैरल जैसे हम आपने कभी देखा होगा लकड़ी वगैरह से बने बड़े कंटेनर्स जिसमें पानी या ऐसा कोई फ्लूइड भर के रखा जाता है, उस शेप का हो जाता है चेस्ट।
उस व्यक्ति का जिसको एम्फाइसीमा हो रहा है। वो कैसे हम पता कर सकते हैं? वो इस तरीके से कि अगर हम चेस्ट को देखें तो चेस्ट का जो आगे से पीछे तक का भाग होता है, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर का भाग, उसका जो लेंथ होता है, ठीक है, और उसको अगर हम डिवाइड करें लेफ्ट टू राइट के लेंथ से, तो वो 1/2 के फेज में रहता है। ओके, सो आप नॉर्मली भी जैसे आप अपनी बॉडी में देख सकते हैं, नॉर्मल किसी इंडिविजुअल में देख सकते हैं कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो स्पेस होता है आगे से पीछे चेस्ट की तरफ, वो बहुत कम होता है, और उसके बराबर में जो राइट टू लेफ्ट चेस्ट का जो डायमीटर होता है या लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो 1/2 मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर से डबल होता है ट्रांसवर्स में। लेकिन अगर आप एम्फाइसीमा वाले पेशेंट को देखेंगे तो क्योंकि उनकी बॉडी में हाइपर इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब एक्सेस में एयर का अंदर भरा हुआ एक सिचुएशन, और इस वजह से धीरे धीरे आप जब एक्सरे करते हैं तो आप देखते हैं कि इनका जो चेस्ट है वो फूलता ही चला जाता है, और इस फूले हुए रीजन की वजह से जो लेफ्ट टू राइट का स्पेस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और आगे से पीछे का जो एक लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल में जो आगे से पीछे डिवाइडेड बाय जो लेफ्ट टू राइट का डायमीटर वो 1/2 था, यहाँ पे जो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट्स हैं उसमें 2:1 हो जाता है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो दुगना हो जाता है लेफ्ट राइट वाले लेंथ से। इस वजह से वो ऐसा लगने लगता है जैसे वो लकड़ी का जो कंटेनर होता है वैसा, उसको हम बैरल कहते हैं। इसीलिए एम्फाइसीमा का एक बहुत बड़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण जो है वो बैरल चेस्ट है। ओके, सो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से जांच किया जा सकता है। तो जांच करने के लिए हम प्रॉपर एक हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं ये जानने के लिए कि किस तरीके के कारण रहे हैं, वो एलर्जिक तो नहीं थे, आस्थमा तो नहीं है, ऐसी जगह पे तो नहीं रहते हैं जहाँ बहुत पोल्यूशन है, किसी चीज़ की वजह से किसी कंडीशन में उन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान सांस लेते वक्त जो आवाज़ें आती हैं जिसको हम वीजिंग कहते हैं, और ये जो बैरल चेस्ट है, ये सब कुछ हम फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान देख ही सकते हैं। इसके अलावा हम जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसके द्वारा भी जान सकते हैं कि कितना एयर रह जाता है लंग्स में जब ब्रीद इन या ब्रीथ आउट करते हैं। साथ ही साथ कल्चर कराया जा सकता है इन्फेक्शंस के लिए। यहाँ पे इन सब के अलावा जो है कल्चर में ब्लड कल्चर, स्पूटम कल्चर्स कराए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एक्सरे, सीटी, एमआरआईज वगैरह भी की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे लक्षण में एक चीज़ रह गया था। ऐसा देखा गया है कि जिन जगहों के एल्वेलाइज खराब हो जाते हैं वहाँ से क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो किसी कारणवश उसके आसपास के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं या वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की तो सप्लाई में प्रॉब्लम आ ही रही होती है, साथ ही साथ एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ ब्लड सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में देखते हैं कि वैसो कंस्ट्रिक्शन के लिए हम वैसो डायलेटर्स देते हैं, ब्रोंकस में हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं ताकि ये जो म्यूकस वगैरह है वो बहुत जल्दी बाहर आ सकें। ओके, इसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स को एंटी इन्फ्लेमेटरीज दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल्स, एंटीपायरेटिक्स, ये चीज़ें देख सकते हैं, म्यूकोलाइटिक्स दे सकते हैं। अदरवाइज हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, स्टीम इनहेलेशन देते हैं, नेबुलाइजर देते हैं, और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा म्यूकस भरा हुआ है तो हम ड्रेनेज कर सकते हैं या थोरेसेंटेसिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो म्यूकस है ये बाहर आ सके। ओके, अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे बुलेक्टमी किया जाता है। बुले जो है वो उस जगह को कहा जाता है लंग्स के जहाँ पे उतना लंग्स का एरिया जो खराब हो चुका है और किसी भी तरीके से वो रेस्पिरेशन में मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एक खराब जगह को हम बुले कहते हैं, तो उसको काट के हटाना हम बुलेक्टमी कहते हैं। इसके अलावा लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी जो है वो की जा सकती है एक भाग को हटाने के लिए, एक लोब पूरा हटाने के लिए, और साथ ही साथ हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कंसिडर कर सकते हैं अगर पूरा लंग्स उनका ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सेम जैसे हमने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी देखा कि हम स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहते हैं, और भी अगर इलिसिट ड्रग्स या अल्कोहल की आदतें हैं तो वो अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से मना किया जाता है ताकि म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए।
एक्सरसाइजेस प्रॉपरली करने को कहा जाता है, प्रॉपर पोजीशन के लिए एडवाइस किया जाता है। इसी के साथ साथ हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट थोड़ा चले ताकि उसकी वजह से भी जो ब्लड सप्लाई है वो ठीक से हो सके। ओके, तो ये था COPD के बारे में। COPD में हमने 2 कंडीशंस के बारे में बात किया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।